नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे आपके भाई ने, अंकल ने, ताऊ ने या बड़े पापा ने कीमती ज़मीन अपने पास रख लिए और कम कीमती ज़मीन बंटवारे में आपको दिए, तो आप किस प्रकार से आपके भाई से, अंकल से या ताऊ से बिना झगड़ा किए उस कीमती ज़मीन में भी अपना हिस्सा ले सकेंगे। ये हमारे वीडियो का आज का मेन उद्देश्य है। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये रोड है, इस रोड के पास वाली ज़मीन आपके भाई ने ले ली, ठीक है, या भले अंकल ने ले ली या ताऊ, बंटवारे में उन्होंने ले ली और आपको ये दूर वाली ज़मीन दे दी जिसकी कीमत कम है और ये ज़्यादा कीमती है। अब आप चाहते हैं कि मुझे भी इस ज़मीन में हिस्सा मिले और आधी ज़मीन में इसमें मेरे दूसरे भाई को हिस्सा मिल जाए, तो क्या इस प्रकार की ज़मीन आप इस ज़मीन में हिस्सा ले सकोगे? इस प्रकार कोई कानून है? तो इस प्रकार का कानून है। एक बात तो होगी ये। दूसरी ये होगी, कभी कभी क्या होता है कि गांव के पास वाली ज़मीन, जैसे गांव है, या पास वाली ज़मीन तो आपके भाई, अंकल या ताऊ ले आपको दूर की दे दी, तो पास वाली ज़मीन क्या होती है? ज़्यादा कीमती होती है। कहाँ क्या मकान बनने शुरू हो जाते हैं या बाड़े बना देते हैं, या जानवरों को रखने के लिए अलग बड़े बाड़े बना देते हैं, तो इसकी कीमत होती है ज़्यादा और इसकी दूर वाली कीमत होती है कम। आपको ये दे दिया, आप चाहते हो आपको भी इस ज़मीन में भी आधा हिस्सा मिले, तो क्या कानूनन ले सकते हो? तो हाँ। और किस प्रकार से लोगे कि सर वो भाई नहीं देगा, अंकल नहीं देगा, ताऊ नहीं देगा, तो आपको उनसे झगड़ा नहीं करना। आपको किससे लेनी है ज़मीन? कानूनी प्रक्रिया से, उनसे बोलना ही नहीं। अब किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया करनी है मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको ज़मीन भी आधी मिल जाए, यानी कि ज़मीन रिकॉर्ड में यहाँ से यहाँ पत्थर रोक के आपको दे दी जाए और ये आपके भाई की रहे या ताऊ की रहे या इसमें भी आधी हो जाए। ये इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि सर कौन सी ज़मीन की बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ज़मीन की, ठीक है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज ज़मीन कौन सी होती है? खेती की ज़मीन, मेन रूप से खेती की ज़मीन जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती है, जो जिसका रिकॉर्ड पटवारी साहब के पास रहता है। यानी कि हम आबादी की ज़मीन की बात इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, राजस्व रिकॉर्ड में ज़मीन है उसकी बात कर रहे हैं। दूसरी, इस प्रकार का हिस्सा कौन ले सकता है? जो सहखातेदार है, ठीक है। सर हम समझे नहीं, सहखातेदार क्या होता है? सहखातेदार का मतलब होता है कि खाते की जो नकल होती है ना अपनी, खसरा, उस खसरे में यहाँ जमाबंदी कहते हैं, जमाबंदी में भी आपका नाम होना चाहिए, तभी आप ले पाओगे। सर हम समझे नहीं, कैसे जमाबंदी में नाम होना चाहिए? देखो मैं समझाता हूँ। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामलाल, ठीक है, इसके 4 लड़के होंगे। 4 क्यों? पुराने आदमी है, जनसंख्या नियंत्रण पहले कम था, तो इसके जैसे एक हो गया मोहन, दूसरा हो गया हीरालाल, ठीक है, तीसरा भगवान लाल, चौथा कमल, ठीक है। अब क्या हुआ? रामलाल जी शांत हो गए, तो उनकी ज़मीन में 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है, 1/4 चारों आएंगे। तो आप जब खसरा नकल देखोगे तो उसमें लिखा होगा जैसे रामलाल जी के नाम पे 20 बीघा ज़मीन है, ठीक है। हेक्टर में मान लो बीघा है तो बीघा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रामलाल जी के शांत होने पर क्या लिखा होगा नकल में? रामलाल के बजाय मोहन, हीरा, भगवान और कमल, यानी कि इनका 4 नाम आ गया। तो ये क्या हो गए? सहखातेदार है, यानी कि एक ही ज़मीन में सबका नाम एक साथ जुड़ा हुआ है, तो सहखातेदार। अब इस नकल में तो कहीं यूँ नहीं लिखा है ना कि ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है, आपके अलग अलग तो बता नहीं रखी है, सब जगह सहखातेदार। तो यानी कि सहखातेदार हैं आप, तो इस प्रकार से नए सिरे से बंटवारा कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपके अंकल ताऊ के पास जो ज़मीन रोड पे है उसमें भी आपका 1/4 खाते में नाम होगा। आपको लगता है कि वो अंकल के पास है, पर जब उसके कागज़ निकालोगे तो आपका 1/4 होगा। आपकी जो ज़मीन है
जो रोड से दूर है या कम कीमती है उसमें भी अंकल का नाम या आपके बड़े भाई का नाम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक आपका इसमें नाम है तो आप इसमें से आपका हिस्सा चौथा हिस्सा ले सकते हो, इसमें भी 4 हिस्से करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सहखातेदार। तो जो आज मैं वीडियो में बात कर रहा हूँ उसमें एक तो सहखातेदार होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा वो जमीन रेवेन्यू रिकॉर्ड की होनी चाहिए। रेवेन्यू मतलब खाते में दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, अब खाते में दर्ज है, अब किस प्रकार से लेना है? तो सबसे पहले तो अपन हमेशा अपने हथियार तैयार करते हैं। क्या हथियार चाहिए? एक तो जमाबंदी। ठीक है, दूसरा की है नक्शा ट्रेस। जमाबंदी कहाँ से मिलेगी? ई मित्र। ठीक है, सबका मित्र है, ये दे देगा ई मित्र निकाल के बिना, और या फिर पटवारी साहब भी आपको दे देंगे। अब नकल आ गई। नकल में सबके नाम आ रहे हैं, 2 के नाम आ रहे हैं, 3 के नाम आ रहे हैं, 4 के नाम आ रहे हैं, बंटवारा नहीं हुआ है। भले आप मौके पर लगे, तो आपको क्या करना है? इसके लिए आवेदन किसमें करना है? एसडीओ साहब के। तो सेवा में श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय, ये रिपोर्ट लिखनी है आपको। ठीक है, जैसे मैं उदयपुर से हूँ तो उदयपुर। ठीक है, उदयपुर राजस्थान, ये लिख दिया आपने रिपोर्ट। अब आपको क्या करना है? दावा करने वाला कौन है? तो जैसे दावा करने वाला कमल है तो कमल पिता रामलाल। ठीक है, ये उम्र लिख दी, निवास लिख दिया, जैसे उदयपुर है, जो भी एड्रेस आ गया। अब किस पे कर रहा है तो उसका नाम लिखना बनाम। किस पे करना है अपने को? तो मोहन हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया हीरा हो गया, तीसरा क्या हो गया? कैलाश, कोई भी है। और एक पार्टी और किसको बनाना अपने को? तहसीलदार साहब को। तहसीलदार साहब उदयपुर, इनके भी पिताजी के नाम आ जाएंगे। ये कौन हो गए? प्रतिवादी। प्रतिवादी का मतलब क्या हुआ? जिस पर आप मुकदमा कर रहे हो, ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है? अब आपको विषय क्या लिखना है? बंटवारा कराने हेतु। ठीक है, देखो मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, उसमें भी बंटवारे के बारे में बताया था। वो बंटवारा में क्या होता है? एक तो आप जहाँ बैठे हो कब्जे के आधार पर, एक होता है नए सिरे के आधार पर। तो पहले कब्जे वाले आधार बताया, अब नए सिरे का आधार बता रहा हूँ। नए सिरे मतलब कि जहाँ पर आप चाहते हो वहीं आपको जमीन मिले, यानी कि अच्छी से अच्छी जमीन हर व्यक्ति को मिले और खराब से खराब जमीन हर व्यक्ति को मिले। तो आपको क्या लिखना है? बंटवारा करना है। तुम फिर कोष्टक में कैसा क्या लिखना है? नए सिरे से। ठीक है, यहाँ कोई कानून लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे राजस्थान में 53 राजस्थान टेनेंसी एक्ट, जरूरी नहीं है लिखना। देखो ये कोर्टें होती है जो प्रशासनिक कोर्टों में कोई कानून लिखने की जरूरत नहीं है। वहाँ किसान जाते हैं, किसान की मंशा कोर्ट को समझ में आ जानी चाहिए। वैसे जिस कोर्ट में आप जाओगे वहाँ से अधिवक्ता कोई अधिवक्ता करोगे वो लिख लेंगे, पर धारा लिखना जरूरी कंपलसरी नहीं है। फिर क्या लिखना है? महोदय विनम्र निवेदन है कि अब क्या लिखना है? पहली कलम क्या होती है? पहली कलम हमेशा अपने बारे में बताना है। क्या बताना है? कि यह कि बात करने वाला वादी कहाँ रहता है? गांव है तो गांव लिख देना। जैसे गांव खरसाण है तो खरसाण में रहता है। पटवार हल्का जैसे खरसाण है तो खरसाण रहता है। ठीक है, उसका नाम, खाते में खाता संख्या, जो भी खाता संख्या जैसे 1516 पर दर्ज है, जो कुल जमीन 20 बीघा है, उसमें प्रतिवादी एवं वादी का प्रत्येक का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, 1/4 हिस्सा आ गया। दूसरा कॉलम में क्या लिखना है? प्रतिवादी के बारे में लिखना है कि प्रतिवादी कौन है, या कि प्रतिवादी वादी के भाई हैं और हमारे पिता की इस तारीख को स्वर्गवास हो गया है और उनके बजाय हम चारों के नाम जमीन रिकॉर्ड में जुड़े हुए हैं। फिर तीसरी कलम में क्या लिखना है? तीसरी कलम में ये लिखना है आपको, ये महत्वपूर्ण है देखो, कि हमारा आपस में कब्जे अनुसार
बंटवारा मौके पर नहीं हुआ है। ठीक है, कब्जे अनुसार बंटवारा मौके पर नहीं हुआ है। हम अपने पिता के निर्देशानुसार अभी भी सामलाती खेती कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर हम सामलाती खेती नहीं कर रहे हैं। अगर सामलाती नहीं कर रहे हो तो लिख देना कि बंटवारा नहीं हुआ है मगर अस्थायी रूप से खेत के हिस्से कर रखे हैं। ठीक है, ये आ गया। वैसे हमेशा ये लिखना चाहिए कानून के रूप में, हमारा बंटवारा नहीं, हम सामलाती खेती कर रहे हैं, वो सामने वाला सिद्ध कराएगा, ये आपका काम नहीं। फिर क्या लिखना है चौथी कलम में, किया कि हमारा बंटवारा कानून अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी जमीन के अनुसार कराने का निवेदन है तथा नक्शे में भी उसी अनुसार दर्ज करने का निवेदन है। ठीक है, यानी कि क्या लिखा है कि आपका बंटवारा आप कानून से करवाना चाहते हो, नक्शे में भी उसी अनुसार दर्ज करवाना चाहते हो। फिर क्या लिखना है, सरकार ऐसे तो आएगी नहीं बंटवारा करने, किया कि हम बंटवारा शुल्क जमा कराने को तैयार हैं। ठीक है, फिर निवेदन लिख देना लास्ट में। निवेदन है कि रिकॉर्ड में हमारे जो इस वाद के साथ जो नकल पेश है उसका बंटवारा कानूनन रूप से अच्छे और बुरी से बुरी जमीन के अंदर सबको बराबर किया जाए और फिर आपके हस्ताक्षर कर देने। ये हो गया आपके पूरा दावा हो गया। इसके साथ आपको क्या लगाना है, नकल लगानी है और नक्शा ट्रेस लगा देना। फिर क्या होगा, देखो कोर्ट में क्या होगा, जैसे आपने लगाया कोर्ट उस दावे की एक बार जांच करेगी कि भाई हमारे क्षेत्र में आता है कि नहीं आता है, प्रॉपर कोर्ट फीस पे है यानी कोर्ट फीस कितनी लगती है, राजस्थान में 1 रुपये लगती है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू कोई कोर्ट फीस कोर्ट में कोई ज़्यादातर राज्यों में शायद यही लगती होगी, 10 रुपये 15 रुपये किसानों के लिए छूट है, ज़्यादा फीस नहीं लगती कोर्ट फीस। ठीक है, दूसरा हाँ अगर आप वकील करोगे तो वकील फीस लगेगी। सर वकील फीस कितनी लगेगी, वकील फीस का कोई रसीद नहीं कटती है, हो सकता है आपके 5,000 में कोई वकील साहब आ जाए, हो सकता है आपके 50,000 में दे दे, ये आपको तय करना है कौन से वकील साहब को। ठीक है, फिर कोर्ट क्या करेगी कि प्रतिवादी जो आपके भाई है या जिनके पास जमीन है उनको बुलाएगी, बुला कर उनसे पूछेगी भाई ये नए सिरे से बंटवारा करना चाहता है, आप क्या बोलो, आपको क्या कहना है, तो वो क्या बोलेंगे कि हमारा बंटवारा हो गया है। तो आप क्या पूछोगे, क्या सबूत है, कोई लिखा पढ़ी है क्या, लिखा पढ़ी, वो लिखा पढ़ी होंगे लाएंगे ना, आपके सिग्नेचर है ना, आप सहमत हो गए हो तो आपका मामला नहीं चलेगा। ठीक है, लिखा पढ़ी नहीं है तो फिर उनके पास क्या आधार रहेगा कि हम वर्षों से पुराने हमारे पिताजी बंटवारा के वहीं बैठे हैं, तो आपको बोलना नहीं बैठे हैं, जो बैठे हैं वो अस्थायी है, कभी ये बोलते हैं कभी हम बोलते हैं, तो ये बात वो साबित नहीं करवा पाएंगे हम, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। हाँ कुछ ज़मीन पे अगर उनके मकान बन गए हैं, ठीक है, तो बोलेंगे सर हमारा मकान बन गए, तो मकान बन गए पास में पड़ी ज़मीन हमें, तो अगर बड़ी ज़मीन है आधे मकान बना दिया उसने, आप बोलोगे ठीक है आधे बना दिया, हमारे हिस्से इधर आ हमें दे दो इनके ऋण, पर मकान तोड़ेंगे नहीं गवर्नमेंट, ये नियम है, तोड़ भी सकती है पर जनरली तोड़ेंगे। तो उनको बुलाएंगे, फिर बुलाने के बाद क्या होगा, निर्णय होगा। निर्णय में अगर बंटवारा पहले नहीं हुआ तो कोर्ट क्या करेगी, नए सिरे से बंटवारे का आदेश देगी। नए सिरे से बंटवारे क्या आदेश देगी, जैसे आपके रोड पे पटवारी साहब क्या करेंगे, मौके पे नहीं आएंगे, एक बार क्या करेंगे रिकॉर्ड में इसके 4 हिस्से कर देंगे। ठीक है, और दूसरी ज़मीन आपकी यहाँ है तो इसके भी 1 2 3 मान लो, और भी कई ज़मीन है तो उसके भी यह हो सकता है आप कि किसी एक व्यक्ति को ये खेत दे दे, किसी एक व्यक्ति को ये खेत दे दे, मगर जो मेन रोड पे है उसके तो 4 ही होंगे, जब तक कि आप सहमत नहीं हो। फिर क्या होगा, इस बंटवारे को नक्शे में भी पटवारी साहब दर्शा क्या लाएँ, कहाँ लाएंगे वापस जो लाएँ, यानी कि यह प्रारंभिक निर्णय है, इसको प्रारंभिक डिक्री बोलते हैं। फिर एचडीओ कोर्ट वापस उस पटवारी साहब लाएंगे, फिर आपको देखा है बताएंगे कि पटवारी साहब भाई ये नक्शा बना के लाए, आप सहमत हो क्या, आपको लगेगा हाँ ठीक है भाई ये मेरे नाम पे किया है, इसके और ये जैसे 1/4 कहते हैं, इसमें फिर नए नंबर पड़ जाएंगे, जैसे 15/16/1, 15/16/2,
15/16/3 और 15/16/4 ऐसे इस तरह इसके भी नंबर अलग पड़ जाएंगे और नक्शे में भी अलग। फिर आपको लगता है हाँ सही है तो आप उस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आपको लगता है नहीं यार ये तो आधा इसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे इधर दे दिया, तो आप बोलोगे नहीं सर मुझे भी इस साइड लेना है, तो वापस एसडीओ साहब पटवारी को निर्देश देंगे कि भाई इनकी सहमति अनुसार बंटवारा करो। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा साहब जो हमारा जो भाई है वो सहमत नहीं होगा कि वो यहाँ दो, तो देखो एक बार एसडीओ साहब वापस सहमति भेजेंगे कि भाई आप नियमानुसार बंटवारा करो, फिर भी नहीं बेटा तो फिर वो जरूरी नहीं है कि इनकी सहमति से हो, फिर नहीं मानेगा तो एसडीओ साहब आप निर्णय देकर उस डिग्री को फाइनल कर देंगे, यानी कि उनकी सहमति जरूरी नहीं है। एसडीओ साहब तय करेंगे कि हाँ वास्तव में सबको बराबर बराबर मूल्य की जमीन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये निर्णय कोर्ट को ना, वो यूँ नहीं कह सकता कि नहीं साहब मैं तो ये पूरी लूँ, पूरी लेने का निर्णय करने का अधिकार उसको नहीं है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये जैसे अलग हो गई, नक्शे में अलग हो गई, अब आपको क्या करना है, कब्जा तो लेना, नक्शे में अलग होना थोड़ी मिलेगा। तो आपकी जो जमीन है उसकी आपको पत्थरगड़ी करवा देनी है। ठीक है, पत्थरगड़ी कैसे कराओगे, मैंने पत्थरगड़ी का वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख के आप पत्थरगड़ी करवा दो। पत्थरगड़ी करने के बाद आपके मन में होगा अक्सर वो कब्जा नहीं छोड़ेगा, अगर आपका भाई है तब अंकल है, तो फिर आपको जो आपका जो निर्णय हुआ ना उसी कोर्ट में आपको एक रिपोर्ट देनी है कि साहब आपने निर्णय कर दिया, मेरे हिस्से ज़मीन आ गई, मेरा नाम ही अलग है, इसका हिस्सा भी नहीं है इसकी ज़मीन, क्योंकि अब तो अलग हो गई ना, नक्शे में आपका ये हिस्सा आ गया था, उसका रहे नहीं, उसका नाम ही नहीं है, उसका नाम तो यहाँ आ गया यहाँ, तो कोर्ट उसको एक बार वापस समन जारी करेगी कि भाई आप इसकी ज़मीन पे कब्जा नहीं करो, फिर भी वो समन लेते ही नहीं मानता है तो ठीक है, ये साहब जाएंगे, गाड़ी बस्ती जाएगी और अंदर बिठा के लाएंगे और फिर कोर्ट में बोलेंगे भाई वापस करोगे क्या कब्जा, एफिडेविट दो, लिख के दो, नहीं करेंगे, नहीं मानेगा तो सीधा, ठीक है ना। ये आपको लगता है सर ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, तो प्रैक्टिकली संभव है। क्यों? क्योंकि मैं पिछले 20 सालों से रेवेन्यू के मुकदमे लड़ रहा हूँ और कई लोगों के मैंने बंटवारे इस प्रकार से करवाए हैं। ठीक है, एक नॉर्मल बात है, तो ये आपको आवेदन करना होगा, बस घर पे बैठे रहोगे सोचते रहोगे तो इस पर कुछ भी होने वाला नहीं। फिर आपके देखो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि साहब मेरे पिताजी तो बहुत भोले थे, ठीक है, उनके पिताजी के भाई ने ज़मीन अच्छी वाली ले ली और आपके पिताजी भी शांत हो गए और आप 4 बच्चे हो, तो आप भी आपके ताऊ पे मुकदमा कर सकते हो। आपके मन में प्रश्न आएगा साहब ताऊ भी शांत हो गए, तो आप ताऊ के जो लड़के हैं बोले 2 है 3 है 5 है, तो उनके ऊपर भी एक साहब हमारा बंटवारा, शर्त क्या है कि खाता शामिल होना चाहिए। खाता शामिल का क्या मतलब, जब नकल निकालोगे सबके नाम होने चाहिए अंदर, सबके नाम नहीं है इसका मतलब बंटवारा हो गया। ठीक है, एक प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न आपका क्या आएगा, देखो जो प्रश्न आते हैं ना वो पहले, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट हैं वो मुझे पूछते रहते हैं, जैसे ही कोई बंटवारा का देवाल आएगा प्रश्न की पूछा भी करता है। दूसरा पूछेगा जैसे कि किसी व्यक्ति ने आपके, ये है आपके ताऊ, ठीक है, और ये आपके पिताजी, अब इन्होंने क्या किया, ताऊ ने एक ज़मीन पे कब्जा कर रखा था, वो किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दी, जैसे विक्रय कर दी मोहन को, ठीक है, ये अजनबी व्यक्ति है, इसको विक्रय कर दी। अब क्या हुआ, शामिल खाता चल रहा है, एक नाम तो मोहन का आ गया, ताऊ जी, ताऊ जी से ताऊ का नाम मोती है, तो मोती की बजाय इनका नाम आ गया, और आपका भी इसमें नाम, आपका पिताजी अगर जिंदा है तो वो खुद भी बंटवारे का नाम मुकदमा मोहन पे कर सकते, क्योंकि मोहन का भी तो 1/2 मोहन होगा और 1/2 में आपके पिताजी होंगे, 1/2 के वापस आप 4 हो गए, तो 1/8 1/8 1/8 1/8 होगी। जैसे इनके पिताजी और पिताजी जिंदा है तो पिताजी के नाम है, तो पिताजी भी मोहन पे शामिल खाता है, तो मुकदमा कर भले ही आपके ताऊ ने ये रोड वाली ज़मीन किसी व्यक्ति को बेच दी, जैसे रोड वाली मोहन को बेच दी, पर आपका शामिल खाता चल रहा है, तो आप इसमें आपकी जितनी ज़मीन है खाते में रिकॉर्ड में, अगर आधी है तो आप आधी ले सकते हो, बोलिए वो मोहन कब्जा करे बेटा, मोहन की बात नहीं चलेगी, नए सिरे से होगा। फिर वो लिखेंगे साहब हमने तो बेच दी, क्यों बेचा, आपने हिस्सा बेचा, क्योंकि ताऊ भी आपकी पूरी ज़मीन नहीं बेच सकता, क्योंकि उसका तो पूरी ज़मीन तो आधी ज़मीन तो आपके पिताजी के नाम पे है ना, रिकॉर्ड में वो बेच ही नहीं सकता, कि रिकॉर्ड बेचेगा कैसे। आपके दिमाग में ये प्रश्न है कि भाई मेरे ताऊ ने पूरी ज़मीन बेच दी, नहीं बेच सकता वो पूरी, क्यों कि बंटवारा नहीं हुआ, मौके पर बोलिए आपके पास ये खेत है, उनके पास ये, आपको लगता है बेच दी, होगा नहीं, फिर क्या होगा, मोहन को इस खेत में आधा हिस्सा मिल जाएगा। ये प्रश्न आपका आएगा। फिर आपको लगेगा सर इसमें कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो समय जो बंटवारे का मुकदमा होता है उसमें कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब एक बार आप आवेदन पेश करोगे, फिर तामील होगी, फिर सामने वाले को बुलाएंगे, फिर सामने वाला जवाब देगा, फिर आपकी गवाही होगी, फिर सामने वाले की गवाही होगी,
फिर निर्णय होगा, ठीक है। फिर प्रारंभिक डिग्री बनेगी, फिर पटवारी साहब जाके मौके पर करेंगे। तो 2 से 3 साल या कभी कभी 4 साल भी हो जाते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपका प्रश्न आएगा कि साहब हमारा तो 10 साल से मुकदमा चल रहा है, 20 साल से मुकदमा चल रहा है तो आपकी गलती से चल रहा है। क्या गलती है सर हमारी? आपकी गलती है कि आप कोर्ट में जाके पूछते नहीं हो कि भाई मेरा मुकदमा किस स्टेज पे चल रहा है। इस स्टेज से जैसे कि मान लो जवाब है, वो जवाब नहीं दे रहा है 1 साल से, तो आपने क्यों रोक रखा? जवाब बंद करो, ठीक है। पटवारी मौके पे नहीं जा रहा था, आपने क्या कार्रवाई की? मौके पे बंटवारा करने नहीं जा रहा था, आप जाओ उसके विरुद्ध कार्रवाई करो, एसडीओ में कार्रवाई के लिए आवेदन दो। पेशी अगर आपको 3 महीने की मिल रही है तो आप जज से निवेदन करो कि मुझे 2 महीने की दो, 1 महीने की दो। यानी आपको मुकदमे के अगर पीछे लगोगे तो जो समय लगता है उसका 1/4 समय हो जाता है। जो पार्टी मुकदमे के पीछे लगती है उसका 1/4 समय, यानी कि जो 4 साल का 1 साल में हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कम समय में मुकदमा का फैसला करवा सकते हो। फिर प्रश्न आएगा कि सर बहनों के भी नाम है तो बहनों को भी हिस्सा मिलेगा। जैसे आपके 2 भाई 3 बहन है तो सबको मिलेगा हिस्सा। इस प्रकार से आपके काफ़ी प्रश्न और भी जो आएंगे उनका मैं क्या करूँगा, उत्तर आप कमेंट्स में आपके जो भी प्रश्न लिखना मैं उत्तर दूंगा। कब दूंगा? संडे को कब? 7 से 8 PM, ठीक है ना, PM, ठीक है। अब 7 से 8 PM में दूंगा तो आप किस नंबर पे फ़ोन करेंगे? ये मेरा नंबर है। क्या नंबर है? अभी नया नंबर लाया हूँ, मेरे को याद नहीं है। ये नंबर है 86198, ठीक है। फिर है 76831। इन नंबर पर आपको प्रत्येक संडे को 7 से 8 बजे आपके जो भी प्रश्न है उनके आपके मैं उत्तर दूंगा। कैसे दूंगा मैं उत्तर? आप इन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो, ठीक है। आप कमेंट्स में लिख दोगे, कमेंट्स में जो अगर मेरे को संभव हुआ तो कमेंट्स में मैं उत्तर लिख दूंगा। मगर कमेंट्स में क्या है कि इतने मैं एक व्यस्त एडवोकेट होने के कारण इतने कमेंट्स में उत्तर लिखने का मेरे को समय मिलता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि आप जब भी फ़ोन आएगा तो मैं आपको फ़ोन पे सीधी बात बता दूँ कि सर अब बात रही फीस की, है ना। बिना फीस के तो कोई एडवोकेट काम करेगा नहीं है। तो मेरी क्या फीस होगी? ठीक है, फीस तो मैं लूँगा ही। तो मेरी फीस क्या होगी? किसी भी गरीब की आप सेवा करेंगे या सहायता करेंगे। कैसे सहायता करेंगे? आप कहीं खाना खा रहे हैं, रोड पे कोई एक व्यक्ति जो लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, तो उसके लिए उसको आप खाने को एक पैकेट उसको भी ले जाके दे देंगे। कहीं घूमने गए, किसी व्यक्ति के पास कपड़े नहीं है तो दुकान में जाकर एक जोड़ी कपड़ा उसको खरीद कर दे देंगे, ठीक है। कुछ भी छोटी मोटी सेवा आप करेंगे। और जब आपका फ़ोन आएगा ना तो मैं पूछूंगा कि सर आपने क्या सेवा की, मेरी फीस दी नहीं दी सेवा करके? तो आप बताओगे कि साहब मैंने उस व्यक्ति की इस प्रकार से मदद की, सेवा की। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि साहब संडे तो बहुत दूर है, छेटी हमारे रास्ता नहीं बोलते हैं ना, तो संडे हम बहुत दूर है, क्या संडे से पहले हम बात नहीं कर सकते? तो मैंने जब ये मोबाइल नंबर लिखे ना, उस मोबाइल नंबर पे मैं खुद भी आपके फ़ोन कर सकता हूँ, मगर उसके लिए आपको स्पेशल फीस देनी होगी, ठीक है। स्पेशल फीस क्या दोगे आप? बिना फीस के काम नहीं करूँगा। आपके पास कोई भी गौशाला है, ठीक है, आपके पास कोई भी गौशाला है, वहाँ पर आप 500 रुपये मिनिमम, ज़्यादा आप चाहो तो उसकी रसीद कटाकर मैंने जो नंबर दिया उस पर व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। 500 रुपये की रसीद कटवा के मेरे मोबाइल पे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको फ़ोन करके, मैं खुद फ़ोन करूँगा कि भाई आपकी रसीद देख ली मैंने, हाँ आ गई। तो उसी नंबर पे मैं फ़ोन करके कि भाई आपकी क्या समस्या है मुझे बताओ। सर आप तो 500 रुपये ले रहे हैं, हम तो गरीब हैं, किसान हैं। तो गरीब किसान आप संडे बिना पैसे में फ़ोन कर सकते हैं। और जो इनको स्पेशल सेवा चाहिए उनको एक रसीद कटवा के भेजनी पड़ेगी। ये वीडियो मैंने बनाया है नए सिरे से बंटवारे का। अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा, जिस ज़मीन पे आप बैठे हुए हो, ये अदला बदली वाली ज़मीन, जैसे आपके पिताजी ने ये ज़मीन ले ली, दूसरे व्यक्ति ने ये ज़मीन ले ली, अब आपके नाम पे तो ये है और उसके नाम पे ये है और आप उस पर बैठे हुए हो। अब ये व्यक्ति आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं करा रहा, यानी कि अदला बदली तो कर ली मगर रजिस्ट्री, आपकी ज़मीन उसके नाम चल रही है, उसकी ज़मीन आपके नाम। अब दिक्कत क्या थी इसमें कि ये ज़मीन आ गई रोड पे, तो रोड वाला फिर वो अदला बदली करके रजिस्ट्री कराने को तैयार नहीं होता। उस परिस्थिति में किस प्रकार से बिना सामने वाले की सहमति के आप जो ज़मीन अदला बदली की है उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पे करवा पाओ, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैं हूं एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। मेरी बातें पसंद आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। थैंक यू।